हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय क्लास वेयर एवरी लर्निंग इज एंजॉयबल। और आज हम स्टार्ट करेंगे धारा वैद्युतिकी यानी इलेक्ट्रिक करंट का हमारा अगला टॉपिक जो है ड्रिफ्ट वेलोसिटी यानी अपवहन वेग। और अपवहन वेग को शुरू करने से पहले हम जो है वो एक छोटा सी टॉपिक या छोटा सा टर्म जो है जिसको हम बोलते हैं वो हम पढ़ेंगे, जिसका नाम है क्या, विश्रांति काल। तो बेसिकली विश्रांति काल होता क्या है कि आपको पता है कि किसी भी चालक के अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होते हैं। कौन से इलेक्ट्रॉन? फ्री इलेक्ट्रॉन, यानी मतलब कि मुक्त इलेक्ट्रॉन। तो मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, जो वो गति करते हैं उस जो है मतलब उस कंडक्टर के अंदर यानी उस चालक के अंदर। तो क्या होता है कि कुछ इलेक्ट्रॉन आपस में टकराएंगे, तो जो दो क्रमागत जो टक्कर होती है, आ रही बात समझ में, जो दो क्रमागत टक्कर होती है उन क्रमागत टक्करों को होने में लगा औसत समय, उसको हम क्या बोलते हैं, विश्रांति काल बोलते हैं। ठीक है ना। तो किसी चालक के अंदर इलेक्ट्रॉनों की दो क्रमागत टक्करों के मध्य लगा औसत समय क्या कहलाता है, विश्रांति काल कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने ये माना कि पहली दो टक्कर हुई किसमें, T1 समय में, दूसरी दो टक्कर हुई किसमें, T2 समय में, तीसरी कोई टक्कर हुई किस, T3 समय में। तो और मैंने माना कि n टक्कर हुई उस कंडक्टर के अंदर, तो क्या हो जाएगा, Tn। तो एवरेज निकालना है तो कितनी बार, सबको ऐड कर दो, सब मतलब सभी टाइम को ऐड कर दो डिवाइडेड बाय n। ऐसे तो अपन निकालते हैं औसत, मतलब एवरेज। ठीक है। तो ये है मेरे पास में क्या, विश्रांति काल, जिसका सिंबल है क्या, टाउ। ठीक है ना, टाउ टाउ जो भी है आप समझो। इसका हम यूज करेंगे क्योंकि इसकी जरूरत पड़ेगी हमें। अभी हम एक संबंध पढ़ेंगे कि अपवहन वेग और विद्युत क्षेत्र के बीच में जो क्या रिलेशन होता है। ठीक है ना। तो अब स्टार्ट करते हैं हमारा आज का मेन टॉपिक जो है क्या, अपवहन वेग। तो देखो अपवहन वेग को समझाते हैं। मैंने क्या किया कि कोई एक कंडक्टर लिया जिसकी लेंथ है क्या, L। तो आपको पता होगा कि इसके अंदर जो है वो इलेक्ट्रॉन होंगे, ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन होंगे, कंडक्टर है तो। ठीक है। अब जब मैंने इसको क्या किया, किसी बैटरी से जोड़ दिया, तो बैटरी से जोड़ दिया तो यहाँ पे क्या आरोपित हो गया, यहाँ एक बाह्य विद्युत क्षेत्र। बिकॉज हमने बैटरी लगा रही है ना, बाहर से क्या लगाई हमने, एक बैटरी लगाई। तो यहाँ पे क्या अप्लाइड हुआ, एक बाह्य विद्युत क्षेत्र, जिसकी डायरेक्शन क्या है, इस डायरेक्शन। ठीक है ना, विद्युत क्षेत्र, बिकॉज पॉजिटिव से नेगेटिव तो होता है, करंट इस तरफ फ्लो करेगी है ना, और इस तरफ वापस आ जाएगी, ये आएगा। तो आपको पता है कि जब हम इसको बैटरी से जोड़ देंगे तो इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, गति करने लगेंगे। कहां, जो है वो विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में, या हम बोल सकते हैं कि धारा की विपरीत दिशा में। ठीक है ना। तो ये क्या करेंगे, इस तरफ मूव करेंगे, है ना, इस तरफ भागने की कोशिश करेंगे। और अगर मान लो मैंने इसको बैटरी से नहीं लगाया तो फिर भी तो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन थे, वो मूव कर रहे थे, लेकिन उनकी जो गति थी वो कौन सी गति थी, वो टेढ़ी मेढ़ी गति थी, यानी हम बोल सकते हैं जिगजैग मोशन। ठीक है ना, टेढ़ी मेढ़ी गति। यानी कि जब अगर हम इस पे कोई बाह्य विद्युत क्षेत्र अप्लाई नहीं करते हैं तो इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, अलग अलग दिशाओं में जो है वो मूव करते रहता है। जैसे हम उसको बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं तो इलेक्ट्रॉन की जो गति होती है वो क्या हो जाती है, एक समान हो जाती है, यानी एक ही दिशा में हो जाती है। क्लियर। तो जब अगर हम इसको बैटरी से कनेक्ट नहीं करते हैं तो इनका जो हम औसत वेग लेते हैं, ठीक है ना, कौन सा प्रारंभिक औसत वेग लेते हैं, वो क्या आता है, 0 आता है। ठीक है ना। ओके। तो अब ये तो समझ में आ गया। तो अपवहन वेग है क्या, कि किसी चालक पर बाह्य विद्युत क्षेत्र आरोपित करने पर, ये मैंने बाह्य विद्युत क्षेत्र आरोपित किया किस चालक पे, तो चालक के मुक्त इलेक्ट्रॉन है वो जिस औसत वेग से विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में गति करते हैं, वही औसत वेग क्या कहलाता है, अपवहन वेग कहलाता है। यानी कि जिस औसत वेग से विद्युत क्षेत्र की दिशा के विपरीत दिशा में गमन करते हैं, उस वेग को ही हम क्या बोलते हैं, औसत वेग बोलते हैं। मान लिया कि एक औसत वेग v1, दूसरा v2, v3 और vn है, तो हम इनकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी यानी अपवहन वेग निकालेंगे, तो सभी को ऐड करके डिवाइडेड बाई n। क्लियर। इसी को हम बोलते हैं क्या, अपवहन वेग। ठीक है ना। तो जब हम बाह्य विद्युत क्षेत्र अप्लाइड करते हैं किसी भी कंडक्टर पे, तो उनमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, उन इलेक्ट्रॉनों का औसत वेग विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में, वो क्या कहलाता है, अपवहन वेग कहलाता है। क्लियर। आगे बात समझ में, चलिए। अच्छा, ये जो वेग है ये कौन सा है, अंतिम बोल सकते हैं जिसको हम, क्योंकि अभी हम जो है वो यहाँ पे इनिशियल जो है वो औसत वेग की भी बात करेंगे, प्रारंभिक औसत वेग की भी बात करेंगे। तो यह सबसे पहले लिखता हूं मैं न्यूटन गति की प्रथम समीकरण से, न्यूटन गति की प्रथम समीकरण से। तो बताओ क्या थी न्यूटन गति की प्रथम समीकरण, v इज इक्वल टू u प्लस ए टी, यही थी। अगर मैं पहले वेग की बात करूं तो v1, ये हो जाएगा u1 और ये हो जाएगा क्या, a।
और ये T1, बिकॉज टाइम पहला कितना लगा, T1 लगा। इसी तरीके से V2 की बात करूंगा तो ये हो जाएगा मेरे पास में U2 प्लस A T2। एक्सेलरेशन मतलब त्वरण तो सेम रहेगा ना, बिकॉज सभी इलेक्ट्रॉन है तो त्वरण तो एक जैसा ही होगा, T2। नाउ V3 की बात करें तो V3 इक्वल हो जाएगा मेरे पास में U3 प्लस A T3। और इसी तरीके से अगर मैं बात करूं Vn की, Vn इज इक्वल टू ये हो जाएगा मेरे पास में Un प्लस A Tn। क्लियर? ये मेरे पास में समीकरण नंबर 1, ये मेरे पास में पूरे समीकरण नंबर 2। तब ये 2 की वैल्यू जो है फर्स्ट में रख दो, यानी पुट 2 in 1। जैसे इसमें रखेंगे तो Vd इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Vd इज इक्वल टू U1 प्लस A T1 प्लस U2 प्लस A T2 प्लस U3 प्लस A T3 एंड सो ऑन Un प्लस A Tn डिवाइडेड बाय। क्लियर है? यहां तक समझ में आ गया? चलो अब आगे बढ़ा है। तो अब देखो मैं U1 प्लस U2 प्लस U3 प्लस Un सभी को एक कर लेता हूं। तो देखो मेरे पास में Vd इज इक्वल टू हो जाएगा U1 प्लस U2 प्लस U3 एंड सो ऑन Un डिवाइडेड बाय n। अब देखो यहां से AT1 AT2 AT3 और ATN सभी से A कॉमन आ रहा है, तो A कॉमन ले लेते हैं। तो अंदर क्या बच गया, T1 प्लस T2 प्लस T3 एंड सो ऑन Tn डिवाइडेड बाय n। क्लियर है यहां तक? अब एक चीज यहां पे कि जो ये U1 प्लस U2 प्लस U3 और Un है, ये U1 प्लस U2 प्लस U3 प्लस Un डिवाइडेड बाई n, इसकी जो वैल्यू होगी वो होगी क्या, 0। इसको हम क्या बोलेंगे, प्रारंभिक औसत वेग। ठीक है ना, इलेक्ट्रॉनों का प्रारंभिक औसत वेग। यानी कि जब हमने इस पे बैटरी नहीं लगाई तब, तो बैटरी नहीं लगाई तो इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, जिगजैग मोशन में जो है वो गति करेंगे। ठीक है ना, तो जितने एरिया से, मतलब अगर मैं कंडक्टर की बात करूं तो किसी की एक कोने से जितने इलेक्ट्रॉन निकलेंगे उतने उतने दूसरे कोने से भी निकलेंगे, तो इसका मतलब वहां पे इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, सॉरी उनकी जो औसत वेग है वो क्या हो गया, 0 हो गया। तो इनिशियल की बात करूंगा, प्रारंभिक बात करूं मैं, तो वो औसत वेग क्या होगा, 0 होगा। बिकॉज किसके कारण, जिगजैग गति के कारण, यानी टेढ़ी मेढ़ी गति के कारण। ठीक है, ऐसा होता है। क्लियर? ओके। और ये आपको पता है ये क्या है, ये विश्रांति काल है। ठीक है ना, तो ये मेरे पास हो जाएगा Vd इज इक्वल टू A टाउ। क्लियर? आगे बात समझ में? ओके, अब आगे बढ़ते हैं। इसको मैं इक्वेशन नंबर 3 दे देता हूं। A क्या है, त्वरण, और त्वरण आपको पता है क्या होता है, बल बटे द्रव्यमान। F इज इक्वल टू ma, ये तो पढ़ा है ना, फोर्स F इक्वल टू ma, A इक्वल टू क्या हो गया, F अपॉन m। और F क्या है, फोर्स। अब फोर्स किस पे लग रहा है, इलेक्ट्रॉन पे लग रहा है। और आपको पता है कि जब कोई इलेक्ट्रॉन किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में आता है तो वहां पे एक फोर्स लगता है, और फोर्स क्या होता है, F इक्वल टू QE। Q क्या, चार्ज, और चार्ज मेरे पास में क्या है यहाँ पे, इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन की बात करूंगा तो इसलिए मैं लिखूंगा क्या, माइनस E, और फिर ये E डिवाइडेड बाई F। क्लियर है यहाँ तक? बिकॉज QE और Q मेरे पास में क्या, माइनस E, और E तो इलेक्ट्रिक फील्ड है। ये वैल्यू यहां रख दो, तो Vd इज इक्वल टू, ये हो गया मेरे पास में माइनस E अपॉन m, और फिर ये टाउ। तो Vd इज इक्वल टू, ये हो जाएगा E टाउ अपॉन m, और फिर माइनस, ये है अपवहन वेग और विद्युत क्षेत्र के मध्य संबंध। इसे हम क्या बोलते हैं, अपवहन वेग तथा विद्युत क्षेत्र के मध्य संबंध। क्लियर? इसको ये भी बोलते हैं हम।
ओके, तो यहां से हमें ये पता चला कि vd ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस ई, यानी कि जो अपवहन वेग है वो विद्युत क्षेत्र के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी सीधा ही क्या है, समानुपाती है। लेकिन ये माइनस साइन तो जो बता रहा है वो क्या बता रहा है, इलेक्ट्रॉनों की जो अपवहन वेग है, मतलब जो इलेक्ट्रॉनों का अपवहन वेग है वो क्या है, विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में है। आगे बात समझ, माइनस का मीनिंग क्या है यहाँ पे, ये माइनस क्या बता रहा है, दिशा बता रहा है किसकी, अपवहन वेग की, यानी जो अपवहन वेग की जो दिशा है ये वो किस डायरेक्शन में है, वो इस डायरेक्शन में है। आप खुद देख लो ना, इलेक्ट्रॉन इस तरफ मूव करेंगे तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी यानी अपवहन वेग भी इस तरफ भी तो आएगा, तो दोनों क्या एक दूसरे के अपोजिट है। और जब आपको पता है कि फिजिक्स में हम दो चीज जब अपोजिट होती है तो एक को पॉजिटिव और एक को नेगेटिव लिया जाता है। क्लियर, तो यहां पर लिख सकता हूं मैं, अपवहन वेग की दिशा, अपवहन वेग की दिशा विद्युत क्षेत्र की दिशा के, विद्युत क्षेत्र की दिशा के विपरीत होती। आगे बात समझ में, तो ये था हमारे पास में आज का टॉपिक पहला, अपवहन वेग। ठीक है, और अब इसके बाद हम पढ़ेंगे एक तो गतिशीलता क्या होती है जो इसी से निकलेगी, इसी फॉर्मूले से निकलेगी, और इसके बाद हम पढ़ेंगे अपवहन वेग और विद्युत धारा के मध्य जो है वो क्या संबंध है। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पूछा जाता है बोर्ड में। सो फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। सो टेक अ स्क्रीनशॉट। सो स्टूडेंट्स, बात करते हैं हमारे आज के नेक्स्ट टॉपिक की जो है गतिशीलता। तो गतिशीलता क्या है, जैसे हमने अभी पहले पढ़ा था, अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा कि अपवहन वेग और विद्युत क्षेत्र के मध्य संबंध पढ़ा, वहीं से निकलता है। यानी कि अपवहन वेग तथा विद्युत क्षेत्र के परिमाण के अनुपात को हम क्या बोलते हैं, गतिशीलता बोलते हैं। ठीक है, बहुत ही सिंपल है। तो देखो यहां से अभी हमने थोड़ी देर पढ़ा था कि vd इज प्रोपोर्शनल टू e। अच्छा, एक चीज यहाँ पे मैंने माइनस नहीं लगाया। माइनस क्यों नहीं लगाया, बिकॉज आपने चीज, अगर मैं जब माइनस नहीं लगाया तो इसको मैं क्या बोलूंगा, अपवहन चाल। इसको मैं क्या बोलूंगा, अपवहन चाल या वेग। अब देखो, वेग और चाल में आपने संबंध पढ़ा है 11th में, चाल और वेग में क्या डिपेंड है, सॉरी चाल और वेग में क्या डिफरेंस है। तो सबसे पहले बात करूं मैं चाल की, तो आपको पता है कि चाल एक अदिश राशि है और वेग एक सदिश राशि है। और चाल क्या होती है कि दूरी बटा समय, सीधा। लेकिन हम बात करें वेग की, तो वेग क्या होता है, विस्थापन बटे समय। ठीक है ना, तो जब हम चाल की बात करते हैं तो दूरी को हम जो है वो पॉजिटिव लेके चलते हैं, है ना। तो चाल क्या होती है, पॉजिटिव होती है। और वेलोसिटी यानी वेग पॉजिटिव भी हो सकती है, निगेटिव भी हो सकती है, आई बात समझ में, जीरो भी हो सकती है। क्लियर। तो यहाँ पे मैं बात करूं, जब चाल की बात करूंगा तो यहाँ पे मैं वेक्टर साइन को यूज नहीं करूंगा। बिकॉज क्यों, क्योंकि जब मैं इसको वेक्टर की फॉर्म में लिखूंगा तो यहाँ पे मुझे क्या बताना पड़ेगा, साइन बताना पड़ेगा। ठीक है ना। और चाल की बात करूंगा तो मुझे साइन लिखने की जरूरत नहीं, मैं उसको क्या करूंगा, सिर्फ और सिर्फ परिमाण यूज करूंगा। बिकॉज यहाँ पे मैंने क्या लिखा, अपवहन वेग तथा विद्युत क्षेत्र के परिमाण। तो परिमाण का मतलब क्या है कि यहाँ पे हम अपवहन चाल की बात कर रहे हैं। तो कंफ्यूज नहीं होना, दोनों सेम चीज है। ठीक है। तो जब मैं यहाँ से प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाता हूं तो एक कांस्टेंट निकल के आता है जिसको बोलते हैं म्यू। तो यहाँ से म्यू इज इक्वल टू हो जाता है मेरे पास में vd अपॉन ई। और आपको पता होगा इस म्यू की वैल्यू क्या होगी, ई टाउ अपॉन एफ। अभी हमने निकाला था ना थोड़ी देर पहले, ये रिलेशन vd इज इक्वल टू ई टाउ अपॉन एम इंटू ई, ये रिलेशन अभी निकाला है ना हमने थोड़ी देर पहले। तो इसी को मैंने क्या मान लिया, म्यू। और आपको पता है मैंने क्या किया था, vd इज प्रोपोर्शनल टू ई। तो जो प्रोपोर्शनलिटी का साइन है, यानी जो समानुपाती नियतांक है, उसकी वैल्यू यही तो है, ई टाउ अपॉन एम। ये भी किसकी वैल्यू है, टाउ की तो वैल्यू है ना। कंपैरिजन करो ना, इसको नीचे भेज दो तो ये क्या आएगा मेरे पास, ई टाउ अपॉन एम। और ई टाउ अपॉन एम क्या है, म्यू ही तो है। क्लियर। ओके, अब बात करते हैं हम इसके इकाई की, इसकी इकाई की भी बात कर लेते हैं। तो देखो vd यानी क्या है, चाल। चाल किसमें होती है, मीटर पर सेकेंड। सो मीटर पर सेकेंड। इलेक्ट्रिक फील्ड यानी विद्युत क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र की यूनिट क्या होती है, वोल्ट पर मीटर, यही होती है। इसको ऊपर शिफ्ट कर दो तो क्या आ गया मेरे पास में, मीटर इंटू मीटर, मीटर स्क्वायर हो जाएगा, अपॉन वोल्ट इंटू सेकेंड। क्लियर। एक और यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड, तो चाल की हो गई। इलेक्ट्रिक फील्ड की एक और बताई थी जब हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ी थी, न्यूटन पर कूलम। इसको ऊपर भेज दो,
सो मीटर इंटू कूलम अपॉन न्यूटन इंटू सेकेंड। एक और बनाते हैं यहां पे, कैसे देखो कि आपको पता है कूलम किसकी यूनिट होती है, चार्ज की, सेकंड किसकी होती है, टी की, तो क्यू अपॉन टी क्या होता है, आई, और इसकी यूनिट क्या होती है, एम्पियर। आई यानी क्या, करंट, इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट क्या होती है, एम्पियर, यानी कूलम पर सेकंड, कूलम पर सेकंड क्या बन जाएगा, एम्पियर बन जाएगा, यानी मीटर इंटू एम्पियर अपॉन न्यूटन। आगे बात समझ रहे हो, क्लियर है यहां तक, ठीक है, यूनिट क्लियर है। तो इसकी 3 यूनिट होती है, 1 2 और 3, बस कुछ नहीं बना बना के लिखी है ना, मैनिपुलेट किया है। ओके, अगला टॉपिक हमारा सबसे इंपॉर्टेंट, अपवन वेग तथा विद्युत धारा के मध्य संबंध। अभी हमने इससे पहले पढ़ा कि अपवन वेग और विद्युत क्षेत्र के मध्य क्या संबंध था, अब पढ़ेंगे हम विद्युत धारा और अपवन वेग या अपवन वेग या विद्युत धारा के मध्य संबंध। तो मैंने क्या किया कि एक चालक लिया है, ये क्या है मेरे पास में, एक चालक, नॉट चालक, दिस इज चालक, ये चालक, ठीक है। इसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल मैंने मान लिया क्या, a है, इसकी लंबाई कितनी है, l है, ठीक है। और मैं क्या कर रहा हूं, ये छोटा सा एक अल्पांश कट कर रहा हूं जो है क्या, डेल्टा x, क्लियर है, ये डेल्टा x मेरे पास में है, ठीक है। अब मैंने ये लिखा है यहाँ पे कि माना किसी चालक में एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या, कौन सा आयतन, एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या है, n है, तथा इस चालक का काट क्षेत्रफल क्या है, a है। अब मैं बात करता हूं कि इस छोटे से अल्पांश की, ठीक है ना, डेल्टा x की, तो इसका वॉल्यूम क्या होगा, इसका आयतन क्या होगा, तो यहां पे लिखता हूं मैं डेल्टा x लंबाई के खंड का आयतन। वो अब आयतन आपको पता है क्या होता है, क्षेत्रफल इंटू लंबाई, a इंटू डेल्टा x, ठीक है ना। देखो हम यहाँ पे क्या पढ़ रहे हैं, अपवन वेग और विद्युत धारा के मध्य संबंध पढ़ रहे हैं। तो मैंने क्या किया, एक कंडक्टर लिया, इसको मैंने बैटरी से कनेक्ट कर दिया, जिसकी लेंथ है कंडक्टर की क्या, l, इसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल क्या है, a, ठीक है। इसमें क्या होता है, कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन होता है, तो मैंने क्या किया, एक छोटा सा अल्पांश लिया, उसमें बात कर रहा हूं मैं उसके आयतन की, ठीक है ना। तो इतनी सी लंबाई का आयतन क्या होगा, अगर मैं पूरे कंडक्टर की बात करूं, चालक की बात करूं, तो इसका आयतन v मान लो, लेकिन मैं बात कर रहा हूं इसके एकांक आयतन की, मतलब सिर्फ और सिर्फ एक इतने से, है ना, डेल्टा x लंबाई के खंड का जो आयतन है वो कितना होगा। तो आपको पता है कि आयतन क्या होता है, एरिया इंटू डिस्टेंस, यानी क्षेत्रफल इंटू लंबाई, क्योंकि क्षेत्रफल की यूनिट क्या होती है, मीटर स्क्वायर, डेल्टा x क्या है, लेंथ, यानी मीटर, मीटर स्क्वायर इंटू मीटर क्या हुआ, आयतन ही तो हुआ, बिकॉज मीटर क्यूब, और मीटर क्यूब किसकी यूनिट होती है, आयतन की यूनिट होती है। सो डेल्टा x लंबाई के खंड का आयतन ये मेरे पास में, ठीक है। अब बात करते हैं हम कि ये तो मेरे पास में आयतन हो गया। अब बात करता हूं मैं इलेक्ट्रॉनों की, ठीक है ना। सो मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ठीक है, इस आयतन में, ऐसे मैं लिखता हूं, इस आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तो क्या हो जाएगा मेरे पास में, एन ए डेल्टा एक्स, यही तो होगा, एन ए डेल्टा एक्स। आगे बात समझ, बिकॉज ये तो मेरे पास में वॉल्यूम है, और मैंने आप यहीं पे लिखा है कि किसी चालक में एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या है, एन है, तो मल्टीप्लाई एन कर दिया, इसको मैं एन डैश से देता हूं, ठीक है। आगे बढ़े, अब मैं बात करता हूं एकांक आयतन में, एकांक आयतन का कुल आवेश बात कर लेते हैं ना, एकांक आयतन का कुल आवेश, तो कुल आवेश क्या होगा, डेल्टा क्यू इक्वल टू एन ई, यानी एन डैश ई, यही तो होगा, बिकॉज फॉर्मूला में पता है क्यू इक्वल टू यानी, है ना, आवेश का क्वांटीकरण से। सो डेल्टा क्यू इक्वल टू एन डैश, ये रही, ये वैल्यू रख लो यहाँ पे, एन ए डेल्टा एक्स इंटू ई, ये मेरे पास में क्या आ गया, आवेश आ गया। क्लियर है यहां तक, आगे बढ़ा जाए, चलो। तो यहां से मैंने जो है वो आवेश की वैल्यू निकाली, इसको दे देते हैं हम समीकरण नंबर 1, क्लियर। अब अच्छा, आपको पता होगा कि जब अगर मैं इसको बैटरी से कनेक्ट करता हूं तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है जिसकी डायरेक्शन होती है ये, और इसमें जो अपवन वेग होता है उसकी डायरेक्शन होती है ये वाली,
ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, मूव करेंगे। तो इलेक्ट्रॉन जब गति करेंगे तो इसका मतलब उन्होंने कुछ ना कुछ तो दूरी तय की होगी। तो इतने से मैं अल्पांश की बात करता हूं उसमें, ठीक है ना। तो यहां पर लिखता हूं मैं डेल्टा टी समय में, डेल्टा टी समय में मुक्त इलेक्ट्रॉनों द्वारा तय की गई कुल दूरी। तो बताओ दूरी बराबर क्या होता है, चाल इंटू समय। और दूरी क्या है मेरे पास में, डेल्टा एक्स। चाल क्या है मेरे पास में, वीडी। और समय क्या है मेरे पास में, डेल्टा टी। क्लियर है आपका। ये डेल्टा एक्स की वैल्यू यहां पुट कर दो, ये जो डेल्टा एक्स की वैल्यू है ये इसमें पुट कर दो। सो पुट टू इन वन। तो देखो क्या होगा, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू एन ए वीडी इंटू डेल्टा टी, और फिर ये क्लियर है यहां तक। ये मेरे पास में समीकरण नंबर 3। क्लियर, आगे बढ़े। चलो अब बात करता हूं मैं विद्युत धारा की। तो विद्युत धारा क्या होती है, I इज इक्वल टू डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी। ठीक है, डेल्टा क्यू की वैल्यू ये रही, रख दो यहां पे, एन ए वी डी डेल्टा टी इंटू ई डिवाइडेड बाई डेल्टा टी। ये डेल्टा टी से डेल्टा टी कैंसिल। तो आपके पास में जो I इक्वल टू जो निकल के आया वो क्या आया, एन ई ए वी डी। दिस इज फाइनल रिजल्ट। और यही है मेरे पास में विद्युत धारा और अपवहन वेग के मध्य संबंध। ये देख लो, ये विद्युत धारा और ये अपवहन वेग। तो यहां से पता चला I इज प्रोपोर्शनल टू वी डी, यानी कि अपवहन चाल या अपवहन वेग बढ़ने से विद्युत धारा का मान भी क्या होता है, उसी अनुपात में बढ़ता है। क्लियर। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, अपवहन वेग तथा विद्युत धारा के मध्य संबंध। ये हमारा अगला टॉपिक था। इससे पहले हमने जो गतिशीलता पढ़ा, इससे पहले हमने जो है वो अपवहन वेग भी पढ़ लिया। और नेक्स्ट हम पढ़ेंगे, यानी आज के लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे अपवहन वेग और विद्युत विभवांतर के मध्य संबंध, और पढ़ेंगे हम ओम का नियम, जो आप 10th में पढ़ के आ चुके हो। सो आई होप आपको आज की वीडियो में मजा आया होगा पढ़ने में। सो आज के लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और वीडियोस को लाइक करिए। तब तक इसी तरीके से हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू एंड गुड बाय।